जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उसकी चौथी यूनिट चल रही थी और वो चौथी यूनिट में अपन ने पार्ट 3 तक काम कर रहा होता, यानी जो जलवायु थी उसके बारे में पढ़ लिया था और भारत में पानी कहाँ कैसा वर्षा होती है उसके बारे में अपन ने समझ लिया था। ठीक है। अच्छा, और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, यदि किसी को डाउट बनता है तो वो कमेंट के द्वारा हमें बता सकता है कि सर ऐसा क्या है, ये कहाँ कैसा क्या होता है, तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर। आज अपन को 4 टॉपिक क्लियर करना है और आज अपन को चौथी यूनिट पूरी ख़त्म कर देना है। ठीक है। तो आपको बताएं, अपन ने जलवायु समझ ली थी और वर्षा का वितरण समझ लिया था, दक्षिण पश्चिम मानसून भी समझ लिया था। अब आज के जो टॉपिक होंगे आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और अब अब जब आप सुनेंगे मेरे द्वारा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अपन को एक एक करके पढ़ने से लाभ होता क्या है। यदि अपन किसी भी चीज़ को क्रमवार तरीके से करते हैं तो आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको याद भी होता जाएगा। बस आप लोग रटना नहीं, आप लोग बस मैप पर देखते जाइए, मैप ना हो तो मैप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए बस, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, मेरे साथ चलिए। आपको क्या करना है पता नहीं चलेगा आपका जियोग्राफी कब ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तो इंडिया का कर रहे हैं, इसके बाद अपन वर्ल्ड का करेंगे, एटलस भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो अब अपन आज की क्लास के ऊपर आते हैं। आज अपना का लास्ट पार्ट होगा जो कि यूनिट 4 का आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आज अपने के टॉपिक हैं अपने 4। तो इन 4 टॉपिक में सबसे पहले तो मानसून की वापसी पढ़ेंगे अपन, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मानसून का विच्छेदन, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपनी ऋतुएँ और चौथा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अपनी जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका अलग से अपन का उसी में यानी 4 पार्ट में आज का पार्ट बनेगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले अपना मानसून की वापसी की बात कर लेते हैं। तो अपन ने क्या देख लिया था कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून था उसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक तो बंगाल की खाड़ी, दूसरा अपना अरब सागर या अरब सागर बंगाल की खाड़ी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बरसात कौन सी शाखा से होती है तो आप आंसर देंगे अरब सागर की शाखा से हो। यदि आपसे पूछा जाए कि कम किससे होता है तो बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज अपन को क्या करना है, मानसून की वापसी। यदि वापसी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मानसून लौटता है। अब आप समझेंगे, आप समझेंगे और सुनेंगे। मानसून की वापसी की बात करते हैं तो अपना सितंबर माह से लौटना शुरू हो जाता है। कहाँ कब से, तो मानसून की वापसी मतलब लौट के निवर्तन, उसी को निवर्तन भी बोला जाता है, उसी को वापसी भी बोलते हैं। जब मानसून की वापसी अपने भारत में होती है तो यह सितंबर माह से स्टार्ट होती है और दिसंबर माह तक चलती है। कहाँ तक चलती है? दिसंबर तक। तो ये आपके क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद करके चलेंगे। अभी अपन हेडिंग डालेंगे, जो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट होगी वो आप लिखते चलेंगे। ठीक है। जो पेपर में पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। ठीक है। तो अपन चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना मानसून की वापसी होती है तो सितंबर से स्टार्ट होती है। तो पहला अपन क्या कर लेंगे, मानसून का निवर्तन, हेडिंग डाल लेते हैं अपन, मानसून का निवर्तन। अच्छा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वापसी। ठीक है। अच्छा, यदि हमने क्या बोला अभी कि अगर मानसून के निवर्तन की या वापसी की बात करते हैं तो यह सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। कब से? सितंबर से। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, थोड़ा सा आपको मैप पर आना है और आपको थोड़ा समझना है, बाकी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बस आप थोड़ा समझते चलें। ठीक है। यहाँ पर समझ लो ऐसा 1 सितंबर यानी 1 सितंबर से स्टार्ट होता है। तो राजस्थान का जो पश्चिम अपना जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर लौटता हुआ मानसून के द्वारा 1 सितंबर को हल्की फुल्की वर्षा होती है, मतलब नाम मात्र की वर्षा होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पंजाब से लेके यहाँ गुजरात तक, ठीक है, ये अपना 15 सितंबर। ठीक है। याद भी हो जाएगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर। क्या हो जाएगा आपका? 1 अक्टूबर। ठीक है। इसके बाद यहाँ 15 अक्टूबर। ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 नवंबर और इसके बाद और नीचे चलेंगे तो 15 नवंबर। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर।
और यहाँ पर आएंगे हम जैसे ही तमिलनाडु में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 दिसंबर और यहाँ से यहाँ तक यानी इतने वाले हिस्से में ये हो जाएगा आपका 15 दिसंबर। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा सर जी इतनी सारी डेटें हम कैसे याद करेंगे? तो इनको याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। देखो ऐसे करेंगे आप 1 सितंबर 15 सितंबर, 1 अक्टूबर 15 अक्टूबर, 1 नवंबर 15 नवंबर, 1 दिसंबर 15 दिसंबर, खत्म। किसी को नहीं रटना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ 15 तक चला, ठीक है, 1 अक्टूबर को हुआ फिर 15 अक्टूबर तक चला, 1 नवंबर को हुआ फिर 15 नवंबर तक चला, और 1 दिसंबर को हुआ फिर 15 दिसंबर तक चला, खत्म हो गया। बस इतना याद करके चलेंगे अपन लोग, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ समझो कि जो मानसून की जो वापसी होती है तो ये क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है। वापसी में वर्षा होती है तो कहाँ कैसी क्या वर्षा होती है, तो आपको थोड़ा सा बता दें। यदि हम वापसी की बात करते हैं तो वापसी में जो मानसून आता है, आपने देखा हो जाए कि सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी अपना क्षेत्र का है, यहाँ पर अपन यानी कि अपन आ रहा है कहाँ से 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हल्की हल्की वर्षा होती है। अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है, नवंबर जैसे अपनी फरवरी चल रही ना, तो ये तो अपना निकल ही गया, तो इसके पीछे की बात बोल रहे हैं। तो जब वापसी होती है तो यहाँ पर अपने यहाँ हल्की हल्की वर्षा होती है, कभी कभी तेज़ हो जाती है फिर रुक जाती है, 10 दिनों में हो जाती है फिर रुक जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वापसी के टाइम पर क्या होता है, जब पवनें होती हैं, जब अपना जो वापसी होती है तो इसको ऐसा समझ लेते हैं आप। आपने देखा होगा, आपने कल हमने उस दिन समझाया था, जो आपको मानसून गर्त बनता है, क्या होता है, जो अपना मानसून गर्त बनता है तो क्या होता है, जब सितंबर के महीने में सूर्य दक्षिणायन की ओर चलने लगता है। कहाँ जाने लगता है? सूर्य दक्षिणायन की ओर होने लगता है। तो आपको पता होगा वो मानसून गर्त थी वो नीचे की ओर आने लगती है। क्या होने लगती है? नीचे की ओर आने लगती है। बस समझना अच्छी तरह से। स्वाभाविक है जब सूरज दक्षिणायन की ओर जाएगा तो जब वो निम्न दाब बनो, तो पहली बात तो निम्न दाब रने नहीं है। क्यों नहीं रने? क्योंकि पानी बारिश गो तो ठंडक तो वैसे ही आ गई थी। तो हमने आपको कहा बताओ तो कि जितने गर्मी ज़्यादा पड़ा उतने निम्न दाब बढ़ा, तो उतने से का होत जो निम्न दाब क्षेत्र नीचे की ओर चले जाओ इतने तक आ जाता, ठीक है। क्योंकि हमने यही तो सबसे बड़ा मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हमने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून जो अपना वर्षा करवाता है उसकी मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पेटियां खिसकती हैं उसी का तो मुख्य कारण होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही सूरज नीचे जाएगा तो पेटी भी नीचे खिसक के आएगी कि नहीं आएगी? अब आपको क्लियर होता जाएगा हर एक चीज़। जो पीछे का वीडियो पड़ेगा उसको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो वो पेटी जो होती है निम्न दाब वाली वो नीचे की ओर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब नीचे की ओर चली जाती है सितंबर में और अक्टूबर में, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में लगभग पूरे भारत में वर्षा हो जाता है। वर्षा लौट के मानसून से वर्षा हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अपन को एक पॉइंट याद करके चल रहे हैं, सितंबर में स्टार्ट होता है, तो दूसरा पॉइंट का याद करके चल रहे हैं कि इसमें अक्टूबर तक, कब तक? अक्टूबर तक पूरे लगभग उत्तर भारत में क्या होता है? वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। अब जैसे ही ये जो लौटता हुआ मानसून होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तो वो कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है कि नहीं होती है? तो आप बस इतना याद करके चलेंगे कि लौटते हुए मानसून, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो कब होती, किसकी, कहाँ पर होती है? तो दो जगह होती है। एक तो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा समझें, अक्टूबर माह में क्या होता है? जो सितंबर से लौटता हुआ मानसून है यह क्या करता है? उत्तर पूर्व मानसून का रूप धारण कर लेता है। यानी कहाँ से? यहाँ से आना स्टार्ट हो जाती हैं वो हवाएं। क्या हो जाती हैं? यहाँ से। तो यहाँ पर पानी बरसाती हैं बहुत ज़्यादा, और जब खाली हो जाती है तो हमने बताया था ना, जब खाली हो जाती है तो ये कहाँ पर जाती हैं? तो ऐसी ये चली जाती हैं कहाँ पर? तो ये चली जाती हैं अपनी बंगाल की खाड़ी में।
अब बंगाल की खाड़ी से पानी लेती हैं और ये यहाँ पर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पूर्वी भाग होता है यहाँ पर बरसात कर देती हैं। यही आपको पॉइंट याद करके चलना है जो पेपर में पूछा जाता है कि देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, लौटते हुए मानसून में किसके रूप में वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अब क्या होता है, यहाँ से जाती हैं वो यहाँ पानी बरसाती हैं, जब वो खाली हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वो बंगाल की खाड़ी पर जाती हैं, यहाँ से जल वाष्प ग्रहण करती हैं और फिर जाकर कहाँ पर, तमिलनाडु में यहाँ पर और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा क्षेत्र पर और तमिलनाडु क्षेत्र पर क्या होता है, बरसात होने लगती है। तो यही क्वेश्चन आपको बात पेपर में याद करना है कि दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है कि जो अक्टूबर के समय, अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा दक्षिण भारत में वर्षा होती है, दक्षिण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जो हमें समझ में आ गया। अब क्या होती कैसी है, तो जो दक्षिण पश्चिम तो ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से क्या लेती है, जल वाष्प ग्रहण करती है, जल वाष्प को लेती हैं और आंध्र प्रदेश के, किसके, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र तथा तमिलनाडु के, किसके, तथा तमिलनाडु में वर्षा करती है। अब आपका क्वेश्चन यही तो पेपर में पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर, एक तो अपना ए हो जाएगा, दो आंसर होंगे और एक तमिलनाडु हो जाएगा, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें मानसून की लौटते हुए मतलब मानसून की वापसी समझ में आ गई है। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद करके चलना है। क्या होता है, जब उत्तर पूर्वी पवनें आती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो यहाँ पर भयानक चक्रवातों का निर्माण होता है। किसका होता है, चक्रवातों का निर्माण होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रवात होते हैं वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कोरोमंडल तट, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पे जो कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा करवाती हैं। क्या करवाती हैं, वहाँ पर वर्षा करवाती हैं। तो याद करना कि जो अपना कृष्णा कावेरी, एक पॉइंट और याद लिख लेना वैसे तो, कृष्णा कावेरी और गोदावरी नदी जो कि कहाँ कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं और यहाँ पर आंधी तूफान भी यही इसी के कारण आते हैं, आंधी तूफान भी आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नॉलेज की बात है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि उड़ीसा में बहुत भयानक समुद्री लहरें आई हैं, बहुत भयानक तूफान आओ, बहुत भयानक तूफान आओ, कोरोमंडल तट। अब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गहरा वाला क्षेत्र है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पास में, तो जो चक्रवात बनाता ना तो वे ऊपर वाले हिस्से पर कहो ज़्यादा प्रभावित कर देते और जनधन की हानि कर देती। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शायद हमारे अंदाज से आपको लौटता हुआ मानसून समझ में आ गया होगा। जो लौटता हुआ मानसून होता है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा और कहाँ पर क्या होता है, तो यह उत्तर पूर्व पवनों में बदल जाता है अक्टूबर माह में। किसमें, उत्तर पूर्वी पवनों में बदल जाती हैं और ये उत्तर पूर्वी पवनें क्या करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से जलवाष्प को ग्रहण करती हैं और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र तथा तमिलनाडु में वर्षा कर देती हैं। यही आपको याद करके चलना है। थोड़ा सा आपको और एहसास करवाने दे रहा है और मतलब ऐसा बताने दे रहा है कि आपको थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा
क्या होता है जब ये पेटी जो होती है निम्न दाब वाली वो नीचे खिसकती है, तो आपने देखा होगा अपने यहाँ थोड़ा बहुत पानी बढ़ जाता है गर्मियों के टाइम पे, थोड़ा मतलब गर्मियों के थोड़े से पहले, तो आपको पता होना चाहिए अपन निकल गया उमस पड़ रही, क्या हो रही, उमस होती कि नहीं होती, तो उमस उसी टाइम पे होती है। आपने देखा होगा वो पानी बरस जात और फिर वो खुल जाती, तो उमस नहीं पड़ने लगा। अपन ने देखो गर्मियों के समय, गर्मियों की जस्ट बाद तुरंत बाद होता है कि नहीं होता। तो यही वो यही समय है जहाँ पर उत्तर पूर्व पवनों के द्वारा ही वो वर्षा होती है। वो कम कम आती है, एक दिना या 4-6 दिना में एक दिना बरस जात, फिर शांत हो जात, 15-20 दिना में फिर बरस जात, फिर शांत हो जात, तो क्या होता है, उमस पड़ने लगा। तो जो वो समय है, क्योंकि उच्च दाब कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। अब उच्च दाब यहाँ पर, निम्न दाब कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। उसी निम्न दाब को भरने के लिए ही तो जो उत्तर पूर्व पवनें आती हैं और यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती हैं और उच्च दाब से कहाँ चली जाती हैं, निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चली जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छा बात है। अब पढ़ेंगे अपन क्या, मानसून का विच्छेदन। यदि हम मानसून का विच्छेदन की बात करते हैं तो पहले तो अपन हेडिंग डाल देते हैं, मानसून का विच्छेदन। अच्छा, रटना कोई नहीं, बस समझना है। मानसून का विच्छेदन, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अपन जो भी हेडिंग डली होती है उसी में आपका उसका पूरा समझ लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मानसून हमें पता चल गया क्या कहलाता है, और विच्छेदन हम जानते हैं कि क्या होता है। विच्छेदन का मतलब होता है बंटना। समझ में आ रही ना, क्या होता है, बंटना। तो मानसून का बंटना, अच्छा ये मानसून का बंटना क्या है, ये टूटना क्या है, ये अलग अलग होना क्या है, इसी को तो समझना है। कंडीशन वही की वही अप्लाई करना है, बस अपन को थोड़ा सा आपको समझना है। मानसून विच्छेदन का मतलब होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या होता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अपने भारत में, तो एक दिन, कुछ दिन, एक सप्ताह या 2 सप्ताह का बीच बीच में गैप होने लगता है। जैसे आज बरस गया तो 2 दिनों बाद फिर से आ गो, या 7 दिनों बाद आ गो, कौ महीना वह नहीं बरस रहा, बस समझ में आ रही नहीं। 1-2 दिन का क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, एक सप्ताह का भी गैप हो जाता है। यदि आपने नोटिस किया होगा तो यदि बरसात होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है, आज बरस गो तो 5 दिनों बाद पानी बरसो, या 10 दिनों बाद पानी बरसो, या 1 महीना बाद पानी बरसो, तो इसी को तो बोला जाता है मानसून का विच्छेदन। इसको क्या बोला जाता है, मानसून का विच्छेदन। और इसको आपको समझना है बहुत अच्छे तरीक़ा से, और यही आपके लिए टॉपिक हो सकता है। ये क्या होता है जी, कुछ जो हम आपसे बोल रहे हैं ना, इनको आप सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अपने यहाँ यानी आप लोग अपने गृह जिला, गृह तहसील, अपने घर का भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर, मतलब इसकी वजह से हमारे यहाँ वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, या ये कंडीशन बनती है अपने यहाँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, बुद्धिमान होने के लिए पढ़िए, ना कि रटने के लिए। इसलिए रटना नहीं, बुद्धिमान बनिए और आप लोग समझिए पहले उस चीज़ को। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। ठीक है, यदि मेरे पास साथ चलेंगे आप लोग फॉलो करके हमको, तो आपको मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक अपने मुँह से नहीं बोलते हैं, आप थोड़ा सा इतना, हमें इतना पता है कि आप लोग टैलेंटेड हो जाएंगे, बस समझते चलना है। ठीक है, आप लोग को एक दिन समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो भारत का जो होता है अपना, तो मानसून का विच्छेदन हमें समझ में आ गया। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून एक दिन या कई दिन या कुछ दिन या एक सप्ताह या एक माह के बीच बीच के अंतराल से पानी बरस जाता है और चला जाता है, तो उसका जो डिवाइडेशन हो जाता है, बीच बीच में गैप होता है, उसी को बोला जाता है मानसून का विच्छेदन। क्लियर हो गया ना, मानसून का विच्छेदन। अब इसको आपको समझना भी तो है कि मानसून का विच्छेदन एक कंडीशन बनती कब है, एक कंडीशन कब होती है कि मतलब ऐसा होता है कि एक दिन बरस जाता है सर जी और 5 दिन नहीं और फिर पानी बरस गया, तो यही तो आपको समझना है, इसी को तो मानसून विच्छेदन कहते हैं। तो मानसून विच्छेदन, तो इसको हम थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का एक बार, कुछ दिन, एक सप्ताह के अंतराल में वर्षा का होना क्या कहलाता है, मानसून विच्छेदन कहलाता है। चलो एक बात तो क्लियर होगी कि हमें, हाँ आपको समझ में आ गया, मानसून विच्छेदन समझ में आ गया हो गया। ठीक है,
अब क्या होता है, मानसून विच्छेदन होता किस कंडीशन में है, वही कंडीशन है, बाहर नहीं तो बारिश नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं, बारिश नहीं। अब क्या होता है कि जब ये अपना हमने बताई थी ना, ये गर्त बताई थी यहाँ पर निम्न दाब वाली, ठीक है, ठीक, तो इसका क्या होता है, असमान वितरण हो जाता है, इसका अक्ष का क्या हो जाता है, असमान वितरण हो जाता है। मतलब समझे, मतलब ये क्या करती है, या तो उत्तर की ओर खिसक जाती है या दक्षिण की ओर खिसकती है। जो मानसून निम्न मानसून वाली जो गर्त होती है, जहाँ पर निम्न दाब होता है, हमने बताया था ना आपको, तो वो क्या करती है, या तो ऊपर की ओर खिसकती जाएगी या नीचे की ओर खिसकेगी। अब जब जिस चीज़ की क्रिया डगमग रहे, तो उसकी क्रिया भी क्या हो जाए, काम करे कि डगमग बुझे कि ना हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही तो अपन को समझ के चल रहे हैं कि जो निम्न दाब वाली पेटी होती है, उसको अक्ष और उसका जो निम्न दाबी पेटी और उसके अक्ष क्या होते हैं, या तो वे ऊपर की ओर खिसक जाएं या फिर वे दक्षिण की ओर खिसक के नीचे, यानी उत्तर और दक्षिण होते ही कितने होते ही, या तो वह पेटी ऊपर चली जाए या फिर वह नीचे आए। जब पेटी उत्तर और नीचे दक्षिण में आए, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना उत्तर में कौन है, हिमालय पर्वत है, बिल्कुल सत्य बात है। अब आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और दक्षिण में कहाँ है, अपने मैदान है, यानी उत्तर भारत में यहाँ से कहाँ है, नीचे मैदान है, बिल्कुल सही बात है सर जी। तो जब दो कंडीशन बनती है, इसमें याद कर लेना इन चीज़ों को। एक कंडीशन क्या होती है, जब अक्ष मैदान की ओर खिसकता है, क्या होता है, जब अक्ष इस साइड नीचे खिसकता है, नीचे की साइड खिसकता है, तो वर्षा मैदानों में होगी। तो वर्षा कहाँ पर होगी, मैदानों में होगी, होगी कि नहीं होगी। और कहीं कहीं होगी, एक कैसी होती वर्षा, कहीं कहीं होगी, ठीक है, जहाँ जैसा अक्ष पहुँचता जाएगा वैसी वर्षा होती जाएगी, ठीक है। क्लियर बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि अक्ष कहाँ चला जाए, ध्रुव की ओर, ऊपर की ओर चला जाए, तो क्या होगा, तो जब अक्ष हिमालय पर्वत की ओर खिसकता है, जब अक्ष हिमालय पर्वत की ओर खिसकता है, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए, आपने देखा होगा, सब नोट करते हैं अपन, सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, अपन टीवी न्यूज़ पेपर हर एक चीज़ पढ़ते हैं हम। बस जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं। कैसा, जो टीवी न्यूज़ होती है ना, उसको देखना चाहिए। आप पढ़ने वाले हो तो उसको टीवी न्यूज़ को देखना चाहिए, ठीक है, और पेपर को पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि अच्छी चीज़ को पकड़ने के लिए स्टूडेंट उसकी ओर नोट नहीं करता है, उसकी जो अच्छी चीज़ होती है उस पर नोट या गौर नहीं करता है, लेकिन जो गलत चीज़ होती है उसको जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा न्यूज़ चैनल जो अपने टीवी देखते हैं, तो नाटक या कोई कार्यक्रम नहीं देखा है, फिल्म मूवी नहीं देखना चाहिए। थोड़ा बहुत अपन को क्या करना चाहिए, अपना जो क्या होता है मौसम, देखो आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है तो टीवी पर बरसात ही बरसात चलती है, यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे क्या होता है अपन को जानकारी लगती है कि कहाँ पर कैसा क्या माहौल बनता है, ठीक है। बस ठीक है, अब आ जाओ तो अपने इस पर। तो देखो, जब ऊपर जाएगा तो यही तो माहौल बनता है। अभी हम बता रहे क्या होता है, जब ऊपर खिसकेगा ये पेटी, तो उत्तर भारत में, यानी कि हिमालय पर्वत के पास में, तो हिमालय पर्वत के पास वर्षा होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। तो देखो क्या होता है, एक तो वो बर्फ पिघल के बाद पानी आ रहे हैं नदियों में, दूसरा वर्षा होगी तो वर्षा का पानी इतना भयानक तौर से आता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाढ़ों का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जनधन की हानि होती है। तो दो कंडीशन होती हैं कि जब नीचे खिसकता है तो मैदानों में वर्षा होती है विच्छेदन के कारण। किसके कारण, विच्छेदन के कारण। जब नीचे खिसकता है तो मैदानों में वर्षा होती है, और कहीं कहीं पर होती है, कहीं कहीं पर मतलब जो पहाड़ होंगे तो वहाँ पर हो जाती है, और मैदान होंगे तो वहाँ पर कम। यानी कि सीधा सा सिंपल एक फंडा याद करना, जब यहाँ नीचे खिसकेगा तो मैदान में वर्षा होगी, और जो ऊपर जाएगा तो हिमालय पर्वत के ऊपर वर्षा होती है, जिसके कारण जो नदियाँ होती हैं उनमें क्या होगा,
पानी का भराव ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने के कारण आपने देखा होगा जनधन की हानि होती है। तो इसी को बोलते हैं मानसून का विच्छेदन। मानसून का विच्छेदन अर्थात बादलों का फटना। आपने देखा होगा जो बादल फट गए ऊपर जाकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में फटते हैं, तो वह इसी का कारण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? चलो अच्छा है। तो हमने क्या किया, जब अक्ष हिमालय पर्वत की ओर खिसकता है तो क्या होना चाहिए, हिमालयी नदियों में पानी का, हिमालयी नदियों में पानी का स्तर बढ़ना और बाढ़ आना, जिससे क्या होता है, जनधन की हानि होती है। तो ये हमने क्या कर लिया, मानसून का विच्छेदन समझ लिया, और मानसून का हमने क्या समझ लिया है, वापसी भी समझ ली। अब आ जाते हैं कहाँ पे, अपनी ऋतुओं पर। यदि हम ऋतुओं की बात करते हैं तो अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो यही तो है, पूरी की पूरी चीज़ आज क्लियर करेंगे। अपन के 4 टॉपिक हैं, पूरे क्लियर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो तीसरे टॉपिक पे आ गया अपन आज के यहाँ है अपनी ऋतुएं। यदि हम ऋतुओं की बात करते हैं तो आपने देखा हो जो ऋतुएं पानी पूरी जलवाष्प यानी इनके ऊपर डिपेंड तो करती हैं। बरसात, गर्मी, शरद, शिशिर, बात समझ में आ रही, बसंत, हेमंत, ये आपको पता होना चाहिए। तो जी सारी की सारी जो है अपनी क्या है, ऋतुएं हैं। तो अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पेपर से आपके मिलना स्टार्ट हो जाने चाहिए, और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ऋतुओं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम भारत की पारंपरिक ऋतुओं की बात करते हैं तो वो कितनी है, पहले बताइए आप लोग। आपको नहीं है पता तो मैं बताता हूँ। भारत की अगर पारंपरिक ऋतुओं की बात करते हैं तो वो है अपनी 6। कितनी है? 6। तो पहला तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं ऋतु। क्या करते हैं, तीसरी हेडिंग आप डालेंगे अपन ऋतु। यदि हम ऋतु की बात करते हैं तो भारत में कितनी ऋतुएं हैं, तो भारत में अपनी कितनी ऋतुएं हैं, तो 6। यानी भारत की परंपरागत ऋतुओं की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 6। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो 6 ऋतुएं होती हैं द्विमासिक होती हैं। कैसी होती हैं? द्विमासिक होती हैं। कैसी द्विमासिक होती हैं? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऋतु लिख लेते हैं। एक साइड लिख लो अपन लोग क्या, ऋतु। ठीक है, यदि हम ऋतु की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को कौन सी ऋतु करनी है, बसंत ऋतु। कौन सी है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आ जाएगी आपकी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी आ जाएगी अपनी, तो वर्षा ऋतु। कौन सी आ जाएगी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और वर्षा के बाद कौन सी आ जाएगी अपनी, तो शरद ऋतु। अच्छा, शरद ऋतु के बाद अपनी 5वीं कौन सी आ जाएगी अपनी, तो हेमंत ऋतु। और हेमंत ऋतु के बाद 6वीं आ जाएगी आपकी, तो शिशिर ऋतु। कौन सी हो जाएगी आपकी, तो शिशिर ऋतु। ठीक है, तो ये आपकी क्या ऋतुएं हो गई, 6। जी भारत की पारंपरिक 6 ऋतुएं हैं। कैसी हैं जी, भारत की पारंपरिक 6 ऋतुएं हैं। तो अपन को यही तो आपसे पेपर में पूछे जाना है। अभी हम बताते हैं क्या पूछा जाता है। तो जो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इसको अपन क्या करेंगे, 2-2 महीने में बांटेंगे। तो चैत, वैशाख। अब यहाँ से जी हिंदू पंचांग के महीने हैं, चैत और वैशाख, समझेंगे आप लोग, पूरा क्लियर हो जाएगा अभी समझेंगे। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। ठीक है, श्रावण, भादो, कुमार या उसी को बोलते हैं अश्विन और कार्तिक। ठीक है, मार्गशीर्ष, अगन, इसको बोलते हैं क्या, अगन। मार्गशीर्ष और पौष। माघ या माह, उसी को माघ और फागुन। अब आप यहां पर समझें आप लोग। ठीक है, तो कितने हो गए अपने, गिन लो अब आप लोग। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुमार यानी उसी को बोलते हैं अश्विन। पेपर में अश्विन मिलेगा आपको, है अश्विन, कार्तिक,
मार्गशीर्ष अगन, अगन नहीं मिलेगा, मार्गशीर्ष मिलेगा। तो अगन, पौष, माघ, फागुन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे काय के हिंदू पंचांग के महीने। अभी हम क्वेश्चन बता रहे क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब इनको अपन काय पे रख लो, अपन रख लो काय पे। तो जो अपने यहाँ कैलेंडर चलती हैं उन महीनों पर, यदि हम उन महीनों की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मार्च और अप्रैल। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होगा, मई और जून। इसका क्या हो जाएगा, जुलाई और अगस्त। इसके बाद क्या हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका नवंबर और दिसंबर। इसका क्या हो जाएगा, जनवरी और फरवरी। बस इतना याद करके चलना है आपको। देखो क्या होता है, अब बस इसको, यही आपका पेपर क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा जाता है, अब हमारी बात सुनिए आप लोग। ठीक है, हिंदू पंचांग का पहला महीना कौन से, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चैत से। कहाँ से होता है, चैत से। यही क्वेश्चन आपसे पहली बार पूछा जाता है। और हमें तो वैसे ही हम लोग क्या है, हिंदू हैं, तो हिंदुओं को तो पहले वैसे भी इन चीज़ों को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो परंपरागत रूप से चला आ रहा है ना अपने यहाँ। अगर अपने यहाँ दादी दादा जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो इन महीनों को कम जानते हैं, इनको जानते हैं पूरा का पूरा। और आप लोगों को जो दिक्कत आती हो तो घर में बैठ, जो अपने बूढ़े दादा और दादी होंगे ना आपके, नाना नानी, तो उनके पास बैठ जाना और उनसे पूछ लेना, आपको याद करवा देंगे वो लोग। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको समझिए। बसंत ऋतु चैत वैशाख, आप समझना अच्छी तरह से। चैत वैशाख, चैत का महीना मार्च वाला होता है और वैशाख का महीना अप्रैल वाला होता है। क्लियर हो ना बात? तो 2 महीने जे और 2 महीने जे, ऐसे याद कर लेना है अपन को। ठीक है, जेठ आषाढ़ मई जून। जेठ कब 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 का होगा, मई का। आषाढ़ कब का हो जाएगा, तो जून का। इसके बाद श्रावण भादो, यानी सावन भादो जी को बोला तो सावन, सावन श्रावण भादो, तो जुलाई और अगस्त। कब हो जाएगा वो, जुलाई और अगस्त में। कुंवार यानी अश्विन कार्तिक, यानी कुंवार कार्तिक, सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद मार्गशीर्ष अगन पूस, अगन और पूस, अपन का लगता पूस। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, माघ और फागुन, जनवरी और फरवरी। तो ये आपके याद होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन भी पूछ ले, पहला महीना कौन सा है, या छठवां महीना कौन सा है, या लास्ट महीना कौन सा है, आपसे ये पूछा जाता है। 101% पूछा जाता है। इसको याद करके रखना है आपको और लिख कर भी। अब क्या करना है, अगली जो हेडिंग हो जाएगी आपकी, इसी का जो महीने होते हैं इसी के अनुसार, अब इन महीनों के अनुसार भी वैज्ञानिक जो है उन्होंने भी अपनी ऋतुओं को वर्गीकरण किया है। तो वैज्ञानिक के अनुसार, यानी मौसम के अनुसार, किसके अनुसार, मौसम के अनुसार। अच्छा, मौसम के अनुसार जो ऋतुएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो होती है अपनी कौन सी, तो 4। तो नंबर 1 शीत ऋतु, कौन सी होती है अपनी, शीत ऋतु। ठीक है, अच्छा नंबर 2 कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, नंबर 3 क्या हो जाएगी अपनी, वर्षा ऋतु। और नंबर 4 कौन हो जाएगी अपनी, कौन सी आती है अपनी, तो शरद ऋतु। कौन सी आ जाएगी आपकी, शरद ऋतु। ये अपनी 4 हो जाती हैं किसके अनुसार, तो मौसम के अनुसार। तो मौसम के अनुसार आपकी कितनी हो जाती हैं, तो 4 हो जाती हैं। और दिक्कत नहीं है, याद भी हो जाएंगे आपको। कैसे याद करना है अभी हम बताते हैं कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, शीत ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होती है 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक। ये तो और जल्दी याद हो जाएंगे आपको, बस पहले याद करने हैं आपको, 15 दिसंबर से 15 मार्च। अब 15 के बाद देखो 16 मार्च। अब 16 मार्च आ गया है ना, अब मार्च से 3 महीना गिन लो, क्या कि 3 चौको 12। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, यानी कहाँ तक जाना है, 15 जून तक। ठीक है, अब इतना जून है तो इतना कर लो 16 जून, एक दिन बढ़ा लो अपन। ठीक है, 16 जून से लेकर कब तक जाए, अब जून से देखो जुलाई अगस्त सितंबर, कहाँ तक चली जाए, सितंबर, यानी 15 सितंबर। ठीक है, अच्छा अब 15 के बाद सितंबर के बाद कहाँ आ जाते हैं, 16 सितंबर।
सितंबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहाँ पहुँचे अपन? 15 दिसंबर। कहाँ तक हो जाए? 15 दिसंबर। देखो 15 दिसंबर तक आ गए अपन, तो 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर से कितने तक चले अपना? 15 मार्च तक। क्लियर हो गई ना बात? तो अब आपको ये चीज़ें भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहली कौन सी है अपनी? शीत ऋतु। यदि हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक याद कर लेना। पहले याद करना है, बाकी फिर 3 तो ऑटोमेटिक बन जाएंगी। 15 के बाद एक जोड़ देना, 16 मार्च से 15 जून, 3 महीने गिन लेना। 16 जून से 15 सितंबर, एक दिन फिर जोड़ देना, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक होती हैं। तो ये आपकी कौन सी ऋतु हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं अपनी मौसम के अनुसार। लेकिन आपको याद रखना, जो ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु है, एक क्या हो जाता है, कहीं कहीं स्थानों पर ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कम बढ़ हो जाती है। अब इसके बाद आएंगे अपना अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत में वर्षा होती है तो ग्रीष्म ऋतु में, कब? ग्रीष्म ऋतु, अपने हेडिंग में डाल लेंगे, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ तूफान। अब इन्हीं तूफानों को तो आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि यही तो आपके पेपर एक क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आपको मिलना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका आम्र वर्षा। देखो अब आप समझते हैं, आम्र वर्षा पेपर का क्वेश्चन है। जो आम्र वर्षा है अपनी, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में, कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा है। कौन सी वर्षा है? तो जो केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है उस टाइम पर आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरल कर्नाटक में। आम्र वर्षा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, आम जो होते हैं उनके फूल होते हैं। क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो आप उनको क्या बोलते हैं? मोरे बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मोर। ठीक है, तो उनका जो मोरे होता है, मोर का मतलब उनके फूल होते हैं, उन्हीं में फल लगते हैं आम के। तो वो वर्षा, जो आम्र वर्षा होती है, वो केरल और कर्नाटक में क्या करती है, उस मोर को टूटने नहीं देती है। किससे? पेड़ से। तो वहाँ पर आमों की बहुत ज़्यादा क्या होती है? पैदावार होती है। तो आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक में। एक याद क्वेश्चन करके चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरे पे आ जाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा अपना फूलों की बौछार। फूलों की बौछार। यदि हम फूलों की बौछार की बात करते हैं तो ये हमारी कब कहाँ पर आती है? तो एक केरल में होने वाली वर्षा है। फूलों की बौछार केरल में होने वाली क्या है? तो वर्षा है। अब ये क्या करती है? कहवा। किसकी? कहवा के जो फूल होते हैं उनमें क्या करती है? उनको टूटने नहीं देती है। उनको क्या करती है? उनको मतलब मजबूत बनाती है कहवे के लिए। तो ये जो खेती है कहवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? तो कहवा, यानी कि कहवा से क्या कॉफी प्राप्त की जाती है कि नहीं, तो उसके लिए। तो फूलों की बौछार वाली वर्षा कहाँ पर होती है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है केरल में। कहाँ पर होती है? केरल में। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ? काल बैसाखी। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे आप? काल बैसाखी। यदि हम काल बैसाखी की बात करते हैं, थोड़ा आप समझते चलेंगे, तो यह असम और पश्चिम बंगाल में, असम और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में क्या करती है? असम और पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधियाँ होती हैं। ये कैसी होती हैं? धूल भरी आंधियाँ होती हैं। ठीक है, जो काल बैसाखी होती है। और एक क्या करती हैं? धूल भरी आंधियाँ होती हैं जो कि भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, और दूसरा इनसे लाभ भी होता है। तो इनसे चाय में, ठीक है, चाय में, पटसन में और धान की खेती में लाभ भी होता है। यानी हानि भी करती हैं और खेती में क्या होती हैं? लाभदायक होती है। तो काल बैसाखी शब्द कहाँ पर उठने वाली आंधियाँ होती हैं? असम तथा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? चौथी, लू। पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लू होती है ये अपनी पंजाब से लेकर बिहार तक, कहाँ तक? पंजाब से लेकर कहाँ तक? बिहार तक चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जिनको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लपट बोलते हैं। लू क्या होता है? लू यानी कि लपट बोलते हैं, जिसमें अपन जो आम होता है और कच्चा आम होता है उसको मतलब पका कर
ऐसा कच्चे रूप में या उबला कर उसको पना बनाकर खाते हैं प्याज की सहायता, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लू। तो लू पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है, जो 1-2 क्वेश्चन है जो आपके लिए पेपर इससे मैप से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो आपने पूरा पढ़ लिया, जब पूरा खत्म हो ही गया है तो 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखो क्या होता है जी, अपने को भारत दिख रहा है, तो भारत की हमने वर्षा, जलवाष्प, जलवायु, मानसून, हर एक चीज़ आपने कर ली, वापसी, निवर्तन, ठीक है, ऋतुएं वगैरह सब कछु कर लो अपन ने आप। ठीक है, और अपना टॉपिक आज खत्म हो गया है। यदि अब आपसे पूछा जाए कि भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे विश्व की दृष्टि से देखेंगे तो भारत में औसतन वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे। ठीक है, कितनी हो जाती है भारत में औसतन वर्षा? 125 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। अब क्या होता है, आसमान वितरण होता है। अब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ कम होगी, यहाँ पर ठीक ठाक होगी, यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। हर एक चीज़ आपने समझ में आई हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चल रहे हैं आपको, भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो ठीक है, हम आप एक बार अच्छी तरह सुन लेना। एक आपको याद करना है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। यहाँ पर भारत की ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, एक चीज़ याद हो गई। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है? ए वाला। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद करके चलना है? ए वाला अपना कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दूसरा हिस्सा कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत की? तो यहाँ पर भी होती है। तीसरा हिस्सा कहाँ पर याद करना है आपको? ये तो पता ही है, गारो खासी जयंती या मौसम राम। तो तीसरा स्थान ये होगा। और चौथा स्थान देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, जो उत्तर पूर्व पश्चिम बंगाल की उत्तर पूर्व शाखा होती है, यहाँ पर वर्षा भी मतलब बहुत सारी कर देती है। ठीक है, तो आपको ये 4 स्थान नहीं भूल रहे हैं। ये 4 स्थान ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो कौन कौन होता है? पश्चिम घाट हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, और गारो खासी जयंती या मेघालय का मौसम राम होता है। इसके बाद ऊपर अरुणाचल प्रदेश में भी उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 250, 300, 400 सेंटीमीटर की समथिंग वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर होती है, कहाँ पर अपने? तो मौसम राम में विश्व की ही होती है, तो भारत तो वैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आज अपन ने क्या कर लो, तो अपन ने मानसून का हमने निवर्तन देख लिया, मानसून का हमने विच्छेदन देख लिया, अपनी ऋतुएं देख ली हैं। इसके बाद मौसम के अनुसार भी हमने ऋतुएं देख ली हैं। इसके बाद हमने क्या कर दिया जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछे जाएंगे। आम्र वर्षा क्या है? तो केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा है, जिससे उसकी वो नहीं टूटते हैं, फूल नहीं टूटते हैं। फूलों की बोछा केरल में वर्षा होती है, जो कि कहवे की खेती के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आपको काल वैसाखी जो होती है असम और पश्चिम बंगाल में होती है, जो कि धूल भरी चाय, पटसन और धान की खेती के लिए लाभ होती है, बाकी इंसान के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद लू पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, और ये गर्मियों में चलती है। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक और बताएं, लाइक करने में और शेयर करने में पैसा नहीं लगा थे, तो इसे आपको हम वैसे ही फ्री पढ़ा रहे हैं सब चीज़ें। और हमें तो वैसे ही पढ़ाने का है कि हमने तो पहले ही सोच के स्टार्ट करो तो कि यूट्यूब पे जब भी पढ़ाएंगे हम फ्री ही पढ़ाएंगे, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। पहली बार स्टार्टिंग है हमारी, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आगे जाकर हम कहीं और भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करते चलिए। बस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शेयर जरूर करते जाए अपने दोस्तों के लिए, और दोस्तों को बता दे जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि बिल्कुल कंटिन्यू एक चीज़ से एक अध्याय पढ़ाया जा रहा है। अभी क्या है, अभी तो स्टार्टिंग की है मैंने। जीके का मेरी गारंटी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री समझ में आ रही, जियोग्राफी चाहे वर्ल्ड की हो चाहे कहीं कहीं भी हो, आपको जीके का कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ तक कि आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, मेरे द्वारा आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।